Assalamu alaikum, students. Hopefully all of you are here. Oh no, it's only 10 students here. I'm looking for the rest of the students. Kindly inform them to join us as urgently as possible because I feel that you people are not so interested now. और ये बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों का बेटा अटेंडेंस दिन ब दिन कम होती जा रही है अभी इस वक्त मेरे पास सिर्फ 9 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं तो 9 भी नहीं बल्कि 8 स्टूडेंट हैं तो प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली ले लो अदरवाइज यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल यूजुअल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कुछ याद है नर्वस सिस्टम खत्म कर लिया था नहीं नर्वस सिस्टम तो बिल्कुल भी खत्म नहीं करा हमने वो डिपोलराइजेशन तो कर लिया है और बाकी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन भी हो गई थी जी वो तो हो गई थी और उसके बाद फिर हमने फीचर ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ा था फीचर ऑफ नर्व इंपल्स हाँ जिस पढ़ा था जिसपे 4 चीजें थी ना यूनिडायरेक्शनलिटी और प्रिवेंट फटीक और हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी एंड रिफ्रैक्टिव पीरियड और हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ कंडक्शन जिसमें 4 चीजें थी टेम्परेचर था और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस थे और डायमीटर ऑफ द एक्सॉन था ये चीजें हम फीचर ऑफ नर्व इंपल्स में आई थी मेरे ख्याल में जो हमारा टॉपिक रह रहा था वो था फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस साइनेप्स के फंक्शन पढ़े थे आप लोगों ने चेक कर लें अगर अपने पास कुछ है साइनेप्स का प्रोसेस पढ़ा था सर बस हमने बस तो फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस रह गई थी मेरे ख्याल में फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ साइनेप्सिस है ना यस ठीक है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज
Ji beta. So all of you are here now. Just look at the last topic of nervous system. Not last topic. Actually, this is one of the topic which we will discuss later on. The chapter is not completing over here. कुछ दो तीन टॉपिक आपकी मसल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन नर्वस कम्युनिकेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरॉन. सो लेट मी टू शेयर स्क्रीन विद यू. फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ साइनैप्स. प्लीज फोकस कीजिएगा. साइनैप्स के क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर है. फीचर तो सॉरी हम पहले पढ़ चुके थे, 4 फीचर थे. 4 आज आपके साथ मैं इसके फंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो जो पहला फंक्शन है वो है यूनिडायरेक्शनैलिटी. यूनिडायरेक्शनैलिटी का मतलब है कि जैसे कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर पहले पढ़ा था कि एक होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और एक होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. आपको पता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ प्रोड्यूस होते थे? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर प्रोड्यूस होते थे ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर्स. और उनके रिसेप्टर्स कहाँ लगे होते थे? पोस्ट सिनेप्टिक के ऊपर लगे होते थे. तो प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ इनकी मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि रिसेप्टर जहां होंगे तो मैसेंजर उसके पास जाएंगे. यानी अगर मैं आपको यहाँ एक डायग्राम के थ्रू बताऊं, जैसे ये देखिए डायग्राम आपके सामने बना है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन यूं होगी. ये देखिए यूं डायरेक्शन होगी, यूं जाएंगी चीजें, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होंगे और यहाँ इसके रिसेप्टर्स लगे हैं. तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि यहाँ से इम्पल्स आए, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जिस तरफ होंगे. तो दो चीजें, एक तो न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन होगी प्रीसिनेप्टिक में और रिसेप्टर लगे हैं पोस्ट में. और दूसरी बात यह कि क्लिफ के थ्रू जो इनकी मूवमेंट होती है ये होती है डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन से हमेशा क्या होता है? फ्रॉम हाई टू लो होता है. इसलिए ये 3 पॉइंट मैंने इसके अंदर जिक्र किए हैं. सो यूनिडायरेक्शनलिटी means synapses ensures one way transmission. कैसे? Because the neurotransmitter is only produced on the presynaptic side. Receptors for neurotransmitters are present only on postsynaptic side. और तीसरी बात, neurotransmitters cross the cliff by diffusion. तो अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता तो फिर प्रोपिगेट भी होती, वापस भी आ जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये वन वे ट्रांसमिशन को अलाउ कर रहे होते हैं. तो बेटा साथ साथ में मुझे आप लोग एक्नॉलेज करते जाएं ताकि फिर मैं आगे मूव करता जाऊं. ये पॉइंट आपको समझ आ गया सबको कि एक इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है साइनैप्स? जी सर। इम्पल्सिस को वन वे में रखता है. डबल बैक नहीं हो सकता, इम्पल्स वापस नहीं आ सकता, सीधा जाएगा आगे वन वे. क्योंकि 3 चीजें मैंने बताई आपको: प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, recipient of these on the receptors and diffusion. Right. दूसरा पॉइंट है हमारे पास टू प्रिवेंट नर्व फटीग. कैसे? Since the neurotransmitter cannot be recycled quickly, you know कि जब एक इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो बीच में एक डिले आता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले. जैसे पहले न्यूरॉन के अंदर हमने इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड का नाम दिया था, यहाँ रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं कहते, यहाँ साइनेप्टिक डिले कहते हैं. और इसकी वजह होती है कि जब आप सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवा दोगे तो इतने न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते प्री प्री सिनेप्टिक के अंदर कि अगर उसके ऊपर दूसरा एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो उसको फौरन रिलीज कर देंगे. नहीं, पहले उसको रिसाइकल होके वापस आना पड़ेगा. और वापस आने के बाद 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड. जी.
जी बेटा, सो मैं वापस उसी तरफ आता हूँ। शायद मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया है, सॉरी। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूँ। It's 965 5070 2578. Chale. So to prevent nerve fatigue, since the neurotransmitters cannot be recycled quickly enough and not enough is present in the synaptic bulb to carry the impulse across the cleft, therefore it avoids overstimulation of the nerves. बेटा बात ये है कि अगर ये जो साइनैप्स हैं, अगर ये डिले कॉज ना करता तो पीछे से नर्व ट्रांसमिशन क्विकली आती और वो यहाँ से जंप करते आगे वाले न्यूरॉन को भी ट्रिगर कर रहा होता। इस तरह पूरा नर्व पाथवे हमारा डैमेज हो जाता, क्योंकि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन में रुक ही नहीं रहा इम्पल्स। इसलिए अब क्या है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हर चीज़ के अंदर एक गैप का होना ज़रूरी होता है ताकि हम थोड़ा रिफ्रेश हो जाएँ। आई मीन अगर आप इस बात को देखें कि हम लोग दिन और रात देखें, अगर हम सारा दिन काम करते रहते हैं तो रात को लाज़मी होती है कि हम नींद पूरी करें ताकि दोबारा रिफ्रेश हो। कंटीन्यूअस कोई चीज़ कंटिन्यूटी में कभी भी नहीं हो सकती। इसी तरह कोई मशीन भी इवन चल रही हो तो उसको हम थोड़ा-सा बंद कर लेते हैं कि वो ठंडा हो जाए, उसके बाद दोबारा चला देते हैं। इसी तरह आप अपनी ब्रीथिंग की बात करें कि जब आप इनहेल करते हैं तो फिर थोड़ा गैप लेना पड़ता है, फिर एक्सहेल करना पड़ता है। सो एवरीथिंग हैव अ स्मॉल गैप, क्योंकि कोई चीज़ कंटिन्यूटी से नहीं चलता वरना वो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तो यही वजह हमारे नर्व्स फटीग के अंदर है। तो जब एक नर्व से दूसरे नर्व में इम्पल्स ट्रैवल करेगा तो देयर शुड बी अ सिनेप्टिक डिले टू प्रिवेंट नर्व फटीग, वरना नर्व जो है वो हमारे फटीग होने के बाद डैमेज हो जाते हैं, नम हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तो ओवर स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए देयर शुड बी अ स्मॉल गैप एंड सिनेप्सेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ऑप्टिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, अदरवाइज इट मे डैमेज। सो ये एक इसका रीजन हुआ। तो यही कह रहे हैं कि सिंस द न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड क्विकली, एक छोटा सा गैप होता है बीच में, आई थिंक इट्स नियर अबाउट फ्रॉम 1 to 3 मिलीसेकंड्स, जिसको हम सिनेप्टिक डिले कहते हैं। और इसकी वजह मैंने बताई कि क्यों होती है, क्योंकि अगर एक सिनेप्स से ट्रांसमीटर निकल चुके हैं, उससे जो हमारा प्री सिनेप्टिक नर्व है, प्री सिनेप्टिक बल्ब जो है उस पे से अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए हैं, अब अगर दूसरा एक्शन पोटेंशियल यहाँ आ भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर पहले रिसाइकल होंगे, वापस आएंगे, फिर जाके वो ट्रिगर हो सकते हैं, अदरवाइज हो ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग बेटा? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए सबको? इतने सारे बच्चे बैठे हैं, एक्नॉलेज तो करो। आई मीन आप ये दोनों पॉइंट जी समझ सर, रहे हैं? आ रहा है अच्छा, समझ। एक यूनिडायरेक्शनलिटी, एमन समझ रहे हो जी यूनिडायरेक्शनलिटी? सर, समझ अच्छा, गए। चलो गुड। यस तो सर। एक हो गया आपका यूनिडायरेक्शनलिटी और दूसरा आपका हो गया टू प्रिवेंट नर्व फटीग। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जरा वो भी आपके साथ शेयर करूं। फिल्टरिंग ऑफ लो लेवल स्टिमुलाई। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने ये 3 न्यूरॉन बनाए हैं, अब इसके अंदर बहुत तेज एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, थोड़ा सा स्लो है, इसमें बिल्कुल स्लो है। अब जब वो यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है आगे वो इम्पल्स ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराना होगा। तो जिसका एक्शन पोटेंशियल टू द ऑप्टिमम लेवल होगा वो इनफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे और वो आगे एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर भी होगा। लेकिन कभी कभी मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो, नल क्या था वो, ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स। ऑल एंड नथिंग रिस्पॉन्स मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एक्शन पोटेंशियल हो भी रहा है, आई मीन डीपोलराइजेशन हो भी रही है और कुछ सोडियम रिलीज भी करा रहा है, कुछ कैल्शियम अंदर भी आ रहा है, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर इतने कम रिलीज कर रहे हैं, इतने कम न्यूरोट्रांसमीटर है कि वो आगे जाके, आई मीन अगर आप इस जगह को देखें, मैं थोड़ा सा इसमें highlight कर दूं, ये जगह और ये जगह, देखो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ तो रहा है, लेकिन वो इतना कम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं कि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ प्रोटीन चैनल लगे हैं वो उससे बहुत कम सोडियम आयन अंदर आएंगे,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि सोडियम के लिए होते हैं और इसके ऊपर अटैच होता है एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ से अगर आएंगे तो वो तो आगे ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि वो मैक्सिमम रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर लेंगे एसिटाइल कोलिन और ज्यादा सोडियम जाएगा। लेकिन यहाँ वाले जो स्टिमुलस होंगे वो बहुत कम रिसेप्टर को ऑक्युपाई करेंगे, तो जिससे बहुत कम सोडियम जाएंगे, इसलिए आगे ईपीएसपी जनरेट ही नहीं होगा। तो जब नो ईपीएसपी, यहाँ पर भी नो ईपीएसपी, लेकिन यहाँ पे यस, यहाँ पे एपीएसपी जनरेट होगा। तो जब यहाँ होगा इसका मतलब है कि ये वाले दोनों स्टिमुलस अगरचे यहाँ से ट्रेवल करके आ रहे थे लेकिन आगे नहीं गए, इन दोनों को ब्लॉक कर दिया गया, तो इम्पल्स जो है वो आगे ट्रेवल नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो साइनैप्स है, ये जो साइनैप्स है ये चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करता है, देखता है कि किस स्टिमुलस को जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसका हुआ। कहते हैं कि मेनी लो लेवल स्टिमुलाई आर फिल्टर्ड आउट, many low level stimuli are filtered out, only small amount of neurotransmitters are released and these are not enough to cause an impulse in the postsynaptic neuron। तो इसकी मतलब ये इतना ज्यादा नहीं होता ये सोडियम आयन के वो आगे जाके एपीएसपी जनरेट करेंगे। तो 3 हो गई बेटा। मैंने आपको इससे पहले 4 फीचर बताए थे नर्व की, नर्व फीचर्स ऑफ नर्व इम्पल्स, और आज आप 4 सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं साइनैप्स के, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। तो एक बार फिर देखिएगा 3 चीजें हो गई। पहला वाला क्या था? यूनिडायरेक्शनैलिटी। पहला वाला क्या था? यूनिडायरेक्शनैलिटी। दूसरा वाला क्या है? प्रिवेंशन ऑफ नर्व फटीग। और तीसरा क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ लो लेवल स्टिमुलाई। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तूबा, गेटिंग? जी सर। सारा, मरियम, ऑल ऑफ यू। चले जी, नेक्स्ट लास्ट है हमारा असेंबली ऑफ नर्व नेटवर्क। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेंबली ऑफ नर्व नेटवर्क। इसका क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा साइनैप्स है ये इस तरह काम करता है जैसे कि एक राउंड अबाउट, एक चौरंगी होती है रोड पे। तो एक राउंड अबाउट का फायदा ये होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में चाहें तो आप निकल सकते हैं, राइट, लेफ्ट, फ्रंट पे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, क्योंकि रोड निकले हुए हैं। तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप किस रोड को फॉलो करें। और एक फायदा यह होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक राउंड अबाउट के ऊपर मुख्तलिफ एंगल से गाड़ियां आ रही हैं, फॉर एग्जांपल एक जो है नॉर्थ से आ रहे, एक साउथ से आ रहे, एक ईस्ट से आ रहे, और वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं एक चौरंगी के ऊपर, तो इनके आपस में कम्युनिकेशन बहुत आसानी से होगी। हर एक डिफरेंट जगह से आ रहा है और अपने अपनी कम्युनिकेशन फॉरवर्ड कर रहा है। ये चौरंगी जो है फॉर एग्जांपल साइनैप्स, इस जगह पे सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है और फिर यहाँ से जो इसका मेन हेडक्वार्टर है वहाँ उस मैसेज को कन्वे किया जाता है। असेंबलिंग पॉइंट है। अब मैं आपको इस तरह समझाऊं एक कॉमन एग्जांपल। अब थोड़ा सा प्लीज फोकस कीजिएगा और कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा, तब समझ में आएगा वरना मुश्किल हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं यूं कहूंगा कि बाज औकात जैसे कि हम लोग कोई मैच खेल रहे हैं और हवा में कोई बॉल उछली है और हम उस बॉल को पकड़ना चाहते हैं, तो और बॉल हमें लगता है कि हमसे थोड़ा दूर है, तो पहले हमारी जो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा हमारे विजुअल कांटेक्ट से। हम ऊपर बॉल की तरफ अपने नजरें गाड़े हुए रखे होते हैं और 1 सेकंड के लिए अपनी आंखों को उधर उधर नहीं करने देंगे। ये ऐसा क्यों होता है कि जब आप ऊपर हवा में बॉल को देखते हैं उसकी तरफ भागते हैं, तो असल में हमारा जो रेटिना है वो उस बॉल और आपके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको जज कर रहा होता है कि कितनी ऊंचाई पे है ये बॉल। अब आप तो ऊंचाई का नहीं पता, लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम उस ऊंचाई को नाप रहा होता है कि वो कितनी ऊंचाई पे है। और उसी वक्त हर माइक्रो सेकंड में आपकी जो रेटिना है वो एक्शन पोटेंशियल भेज रहा होता है किसको? ब्रेन को, कि वो बता दें कि देखो मैं इस वक्त जो जज कर रहा हूँ वो बॉल को इतनी डिस्टेंस पे देख रहा हूँ। अब ये जो रेटिना का मैसेज जाता है तो ये एक ब्रेन के पास जब पहुंचता है तो पहले ये एक राउंड अबाउट पे जाता है, एक राउंड अबाउट पे पहुंचेगा, एक साइनैप्स पे पहुंचेगा। अच्छा, उसी साइनैप्स पे एक और न्यूरॉन आ रहा होगा और वो मसल से आ रहा होगा।
मसल, जो हमारे मसल है। और इसी तरह मसल के साथ साथ एक और न्यूरॉन होगा जो हमारे लंग से आ रहा होगा, ब्रीथिंग सिस्टम से आ रहा होगा। इसी तरह डिफरेंट एंगल से चीजें आ रही, हार्ट से आ रहा होगा। मसल, लंग्स, हार्ट और सब एक जगह पे कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब ये है कि इन सबको जब ब्रेन एक इफेक्टर न्यूरॉन आके इनको मैसेज कन्वे करेगा, तो इसका मतलब ये है कि यानी मैं अगर आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये स्टिमुलाई आ रहे हैं, ठीक है, ये स्टिमुलाई आ रहे हैं जो मैंने एरो निकाले हैं। अब सपोज कर इसमें ये आपके रेटिना से आया, ये आपके हार्ट से आया, ये आपके मसल से आया, सही है। और ये जो अब इम्पल्स लेके जाएंगे, आई मीन ये आप समझ लो कि आपकी ब्रेन की तरफ मैसेजेस लेके जा रहे हैं। ये इम्पल्स लेके आया रेटिना से और ये बताना चाह रहे हैं कि बॉल कितना दूर है। हार्ट ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे कितना, इस डिस्टेंस के हिसाब से मुझे कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है। मसल्स भी यही, सॉरी मसल ही कहना चाहिए, कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना ब्लड चाहिए होगा, इसमें कितना ग्लूकोज चाहिए होगा। ये सारी कोऑर्डिनेशन एक राउंड अबाउट के बात होती है और ये सारी चीजें मर्ज होकर एक सिस्टम के तौर पे ब्रेन के पास जाती हैं कि रेटिना ये डिस्टेंस बता रहा है, मसल कह रहे हैं कि इतनी कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट कहते हैं कि मुझे इतने बीट करने हैं। तो उसके जवाब में फिर ब्रेन हर एक ऑर्गन के साथ मोटर न्यूरॉन के थ्रू कम्युनिकेशन करता है। मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि रेटिना अलग ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन अलग जाए, मसल अलग जाएगा, हार्ट अलग जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले ये सब एक जगह पे कोऑर्डिनेट होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को, और फिर वो ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं और फिर ब्रेन उस हिसाब से डिकोड करता है। मसलन रेटिना कहते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये इतनी ऊंचाई पे है कि मुझे वहां पहुंचने के लिए कॉन्ट्रैक्शन अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि मैं वहां पहुंच सकूं, वरना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ग्लूकोज चाहिए ताकि एनर्जी मिले एटीपीज बनाने के लिए। फिर वो हार्ट उसको मैसेज दिया जाएगा कि आप मसल को इतना ज्यादा ग्लूकोज तेजी से पहुंचाएं, आपको कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हार्ट कहेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, ग्लूकोज तो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ऑक्सीजन के लिए लंग्स को इन्फॉर्म करे कि वो ज्यादा ऑक्सीजन भी भेजे मुझे। तो इस तरह हर चीज एक ऑर्गन दूसरी ऑर्गन पे डिपेंड होता है और इनके दरमियान जो ये कोऑर्डिनेशन होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, क्योंकि ये इतने तेज एक्शंस क्यों होते हैं, आप फौरन डाइव लगाते हैं बॉल को पकड़ने के लिए, तेज भागते हैं, अचानक आपकी मूवमेंट तेज हो जाती है फिर स्लो हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोऑर्डिनेशन हमारी लैक हो जाती है, हम आगे निकल जाते हैं बॉल से, फिर वापस होते हैं वो बॉल पीछे गिर जाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कौन बना रहा है? सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस व्हिच प्ले इंपॉर्टेंट रोल। एक तो हो गई ये मिसाल। अच्छा, दूसरी मिसाल मैं आपको जो दे रहा हूँ वो ये, कभी आपने देखा होगा कि आप जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन के अंदर भी रिफ्लेक्सेस का गेम होता है। आप शटल पे हर वक्त आपकी आंखें होती हैं और शटल को देखते हुए आपका जो हाथ है कि मसल्स है उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं कि वो तेज जाएं या स्लो जाएं। तो और आपकी जो मूवमेंट होती है बॉडी की वो उसके हिसाब से हो रही है। सारी कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है? ब्रेन बनाता है थ्रू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ साइनेप्सेस। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मसलन मैं एक मिसाल दे देता हूँ इंफॉर्मेशन स्टोरेज से कि एक जैसे कि आपके अपने फैमिली मेंबर्स हैं, आप फैमिली मेंबर्स को रोजाना देखती भी हैं, उनकी आवाज भी सुनते हैं, बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती है क्योंकि आपके साइनेप्सिस के अंदर उनकी जो विजुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, आई मीन उसका जो इमेजिनेशन है, उसका उसको देखने वाला जो इसका जो चेहरा है, उसके सिग्नल्स और उनकी आवाज के सिग्नल एक ही साइनेप्स पे जाके मिलते हैं। जब वो एक साइनेप्स मिलते हैं इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो वो उस चेहरे के साथ उसकी जो आवाज है उसकी कोडिंग की जाती है। और फिर अगर आप अपने रिश्तेदार को कहीं देखते नहीं हैं, उनसे उनकी आवाज़ भी सुनते हैं, तो आपने देखा तो नहीं है। फिर आपको कैसे पता चलता है ब्रेन को कि यार ये फलाना मेरे भाई है या मेरे कज़न है या कोई भी, कैसे पहचान लेते हो? बिकॉज़ वो एक सिनैप्स के ऊपर आवाज़ की कोऑर्डिनेशन उनके चेहरे के साथ बनी होती है। दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ द एट पर्टिकुलर सिनैप्स। सिमिलरली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारी इंटेलेक्चुअलिटी होती है, जो काबिलियत होती है। कभी आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो आपकी ब्रेन की एक पर्टिकुलर सिनैप्स पे जाके किसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इसको मर्ज कर लेते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ को याद करते हो एक बार, तो पहली बार याद करना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप सेकंड टाइम उसको कभी याद करने बैठते हो, तो वही चीज़ आपको 5-6 मिनट में दोबारा रिव्यू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले उसके जो एक्शंस पोटेंशियल होते हैं, उनके जो सिग्नल्स होते हैं, वो आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी एक पर्टिकुलर साइनैप्स पे आके मर्ज हो चुके होते हैं। तो उसको ट्रिगर करना दोबारा आसान होता है। पहली बार उसको मर्ज करना थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो साइनेप्सिस का ताल्लुक जो है, असेंबली ऑफ नेटवर्क का ताल्लुक हमारी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ भी है, स्टोरेज ऑफ मेमोरी के साथ भी है कि हम कितनी मेमोरी हमारी है, और इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के थ्रू आप डिफरेंट सिस्टम्स को भी आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नेटवर्क है, हालांकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड,
और अभी तक मेडिकल साइंसेस काफी चीजें इसके मतलब डायग्नोस नहीं कर चुके हैं। परहैप्स दे आर एग्रीड, एक चीज पे वो एग्रीड है कि जितने ज्यादा साइनेप्सिस होते हैं उतनी अच्छी बात होती है। द ग्रेटर द साइनेप्सिस, इसका मतलब ऑफ कोर्स आप यूं मिसाल लेना कि अगर आपके पास बहुत सारे राउंड अबाउट हो तो उतना आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन में निकल जाएं। और डिफरेंट गाड़ियों को जो उस वक्त व्हीकल आ रहे होते हैं उस रोड से, तो डिफरेंट गाड़ियों को आप एक जगह पे मर्ज करके एक ही पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ साइनेप्सिस, the greater will be the coordination, and the strong will be the coordination, the higher will be the intellectuality, more storage of memory. ये सारी चीजें assembly of network से belong करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है synapses are involved in the assembly of complex networks and pathways. The formation of millions of synapses between the neurons in the brain produces complex network which changes over time. अच्छा, ये वक्त के साथ साथ खत्म होते हैं। आपको मैं बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि साइनेप्सिस बनती भी है और साइनेप्सिस खत्म भी होते हैं वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप देखिए जितना बचपन से इंसान एडल्टनेस की तरफ जाते हैं, फिर मजीद उनकी उम्र और बढ़ती है, फिर वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो आपने देखा हो कि ये यादाश्त खो जाना, मेमोरी लॉस कर देना, कई चीजें, ब्लर विजन का हो जाना, नजर कमजोर हो जाना, आवाज थोड़ा सा डिफरेंट वे में चेंज हो जाना। देखिए जो इंसान काफी ज्यादा ज़ईफ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी आवाज बिल्कुल बच्चों की तरह फिर हो जाती है, चेंज हो जाती है, काफी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्ट वे में हमारे साइनेप्सिस के साथ बिलोंग करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत कमजोर हो जाती है, नमनेस आना शुरू हो जाती है, बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते। इसी तरह उनकी यादाश्त जो है वो नहीं रहती। तो ये एज के साथ साथ ये चेंज होते रहते हैं। दीज चेंजेस में फॉर्म क्या बनाते हैं? द फिजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। बेटा समझ गए हो ये बात? चार आप लोगों ने पढ़े इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ synapses. Any question regarding this? So unidirectionality to prevent prevention of nerve fatigue, filtering out of low-level stimuli, and assembly of nerve network. Yes, your turn. Any question? जी बेटा। Are you here? Yes, sir. No questions. पक्की बात है? ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन आप लोगों ने सवाल नहीं किए आज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग रिकॉर्डिंग के इंतजार में बैठे होते हैं और यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो? मुझे आई एम सो अफ्रेड, ऐसा तो नहीं है कहीं? समझ रहे हो सब? वरना आप लोग तो हमेशा क्वेश्चंस करते हो बेटा। चलिए, Conan, are you here? Yes, sir. Are you getting बेटा? Yes, sir. All clear. चलो ठीक है, लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं। ओके, थैंक यू बेटा। फारिया बेटा, बात ये नहीं है, बात ये होती है असल में हमें, क्योंकि जब आप अकेले बैठे होते हैं और आप बोलते रहते हैं, थोड़ा सा कुछ कितना भी कुछ ना हो, इंसान को थोड़ा सा लगता है कि यार हमें शायद अगर हम कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे के साथ बात करें, तो काफी इनकरेजमेंट भी होती है ना कि हाँ यार दूसरा बंदा आपको सुन रहा है, आपके साथ बात कर रहे हैं। दैट्स वेरी, थैंक यू। चलो आगे मूव कर लेते हैं। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। बेटा एक और टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, और वो है excitatory and inhibitory synapses. मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिखूं। excitatory and inhibitory
साइनेप्स। अच्छा जी, कुछ साइनेप्सेस ऐसे होते हैं कि जिनका काम ये होता है कि वो हमारे एक्शन पोटेंशियल को दिमाग तक पहुंचाएं और उसको इन्फॉर्म कर दें। और कुछ साइनेप्सेस ऐसे होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो उस एक्शन पोटेंशियल को रोके और दिमाग को ना पहुंचाए, उसको रोक सके। तो कुछ साइनेप्सेस इनहिबिटरी भी होती हैं। आई मीन ये अच्छी बात नहीं है कि आप हर चीज दिमाग की तरफ पहुंचाएं। मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप टूथ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर आपके दांत को नम न करवाएं और ऐसे ही आपके दांत के साथ खेलना शुरू करें तो आपकी तो चीखें आसमान तक निकल जाएगी, इतनी शदीद दर्द होगी। अब व्हाट इज दिस पेन? ये पेन है क्या चीज? ये फॉल्स चीजें होती है। असल में पेन नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये ब्रेन की सेंसेशन होती है। जब आपके दांत को तकलीफ होती है तो वहां से एक्शन पोटेंशियल निकलते हैं बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि उनका स्टिमुलस बहुत हाई होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और आपके ब्रेन की तरफ जाते हैं। जी, एक सेकंड बेटा। यस, सो मैं बात करता टूथ एक्सट्रैक्शन की। तो असल में जब दांत को निकाला जाता है तो जो शदीद पेन होती है वो क्या चीज होती है? वो एक्शन पोटेंशियल होते हैं जो दिमाग की तरफ जा रहे होते हैं और उस चीज को हम फील कर रहे होते हैं। ब्रेन इसको डिकोड कर रहा होता है कि हाँ बाकी पेन कोई है। अगर कोई चीज ब्रेन की तरफ ना जाए तो कि वहां वो चीज हमें फील नहीं होती। यानी समझिए कि एक इंसान के अगर सेंसरी नर्व्स जो है वो काटे जाएं, जो ब्रेन की तरफ ना जाएं, तो उस जगह को आप स्क्रैच करें, उसको डंडों से मारे, इसको तोड़ फोड़ दे, चीर फाड़ दे, कभी पेन महसूस नहीं होगा, बिकॉज दैट पार्ट इज बिकम डेड। यही वजह होती है कि जब आप आरसीटी कराते हो, रूट केनाल कराते हो दांत की, तो वो क्या होता है कि वो नर्व्स काटते हैं ब्रेन के अंदर। पहले वो उसको नम कराता है, नमनेस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है गम के अंदर, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ईपीएसपी को रोक के आईपीएसपी जनरेट करता है। आईपीएसपी क्या होता है? आईपीएसपी आईपीएसपी का मतलब होता है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। वो एक ऐसा केमिकल होता है कि जो आपके न्यूरॉन का जो वो है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, आई मीन जो उसका बल्ब होता है उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से रोकता है। कैसे रोकता है ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं कुछ मिसालें दूं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ ले। तो अगर किसी चीज को आप स्टिमुलेशन से रोकना चाहें ब्रेन से, तो उसकी आप परमानेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि जाहिर सी बात है रूट कैनाल तो ऐसा है कि वो तो परमानेंट है, आपने नर्व्स ही काट दिए तो वो ब्रेन, वो जो आपका दांत होता है उसका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ खत्म हो जाता है। और वो बिल्कुल लगता है जैसे कि वो एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में लगा है, क्योंकि उसको फिर ब्लड सप्लाई आना बंद हो जाता है। और यही वजह होती है कि वो दांत फिर ज्यादा अरसा रहता नहीं है, इसलिए इसको इसके ऊपर एक कैप लगाया जाता है, क्रोमियम लगाया जाता है एक, ताकि वो जल्दी कोरोड ना हो, खत्म ना हो, तो आप 8 10 12 साल वो निकाल लेता है। अब बात बात ये है कि मैं उस इंजेक्शन की बात करूं कि ये इंजेक्शन करता क्या है। मुझे थोड़ी देर अगर आप लोग मुझसे कन्वर्सेशन करेंगे तो मुझे जरा इंकरेजमेंट होगी। कौन आपसे मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे जवाब देते जाए, मैं कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये है एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? आगे वाली जगह पे ईपीएसपी जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा बेटा, ईपीएसपी जनरेट करने के लिए मैं कहूंगा कि इसका जो वोल्टेज है वो -70 मिली वोल्ट से कितना करेगा तो ईपीएसपी जनरेट होगी? कौन है? -70 से कितना चेंज करेगा? +40। +40 मिलीवॉट। बेटा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस आया? +110 का डिफरेंस आया, ऐसा है, ठीक है ना। -70 से +40 पे जाने के लिए +110 कराना पड़ेगा। इसका मतलब है इंटरनल इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हमने -70 से +40 पे कौन लेके आया? ये केमिकल लेके आए। और ये कौन सा केमिकल है? न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर के यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं।
और इन रिसेप्टर की वजह से क्या होता है, सोडियम अंदर आयन अंदर आ रहा होता है। ये तो आपका नॉर्मल ईपीएसपी है। अब अगर इसी न्यूरॉन को मैं एक और वे में बनाना चाह रहा हूँ, नीचे इसको देखिएगा जरा, और इस बार कुछ यूं होता है कि इस वक्त जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो एसिटाइल कोलिन नहीं है, बल्कि वो कुछ ऐसा केमिकल है कि जिसका एक और अपना रिसेप्टर है और वो उस रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होता है। सुने इस बात को। और जब ये रिसेप्टर पे अटैच होता है तो जब ये खुलते हैं तो ये अंदर कुछ और चीज लाना चाह रहे हैं, और वो क्या है, क्लोराइड और नाइट्रेट। बेटा एक बात बताओ, क्लोराइड और नाइट्रेट जब अंदर आएंगे तो इसका अंदर जो पोटेंशियल है -70 से ऊपर जाएगा नीचे आएगा? नीचे आएगा। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल लेके आ गया इसको -70 से मजीद कितना लेके आया, -120 पे लेके आया, सही है। अब अच्छा, अब अगर आपके इस वाले न्यूरॉन में दर्द हो रहा है, बहुत शदीद एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, तो इस एक्शन पोटेंशियल को आगे ट्रिगर करने के लिए अगर ये उतना ही एक्शन पोटेंशियल हो जैसे पहले ऊपर था, तो क्या ये +40 पे आ जाएगा? इसको अब ज्यादा सोडियम चाहिए होंगे ना, क्योंकि ये हाइपर पोलराइजेशन हो गई है। अब -20 से अगर इसको ले जाना पड़ेगा कितने पे, +40 पे, तो उसको ज्यादा सोडियम नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ तो ये -70 से +40 पे जा रहा था, अब इसको -20 से जाना है +40 पे, तो इसको इनफ सोडियम चाहिए होंगे। और इनफ सोडियम के लिए उसका जो स्टिमुलस है उसको बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए। तो जो हमें डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे, जो हमें, अच्छा ये कहलाएगा आईपीएसपी। आईपीएसपी का मतलब है ये इनहेबिट कर रहा है आपके अगले वाले न्यूरॉन में, ताकि एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर ना कर सके, उसको रोकना चाह रहा है। इसलिए क्योंकि ये उस वक्त ट्रिगर होगा कि पहले ये आएगा -20 से +40 पे आएगा, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड वी रिक्वायर मच मोर सोडियम आयन टू जनरेट। और ज्यादा सोडियम आयन को रिलीज कराने के लिए आपको ज्यादा एसिटाइल कोलिन चाहिए होंगे। ज्यादा एसिटाइल कोलिन उसी शर्त में आ सकती है कि आपका स्टिमुलस बहुत शार्प हो। इसका मतलब है इट्स अ गेम बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। एक आपके दर्द का, एक आपके दांत का दर्द, और दूसरा डॉक्टर का वो इंजेक्शन जो उसने आपकी गम में लगाया है, उन दोनों के दरमियान मुकाबला है। जो गम में लगाया गया है वो हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर रहा है, और जो दर्द है वो एक्शन पोटेंशियल कॉज कर रहा है। तो इन दोनों के नेट पे फैसला होगा कि आपको कितना पेन फील हो रहा है। अगर आपका हाइपर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है दांत के साथ। लेकिन अगर आपका शार्पनेस जो है, दांत का दर्द बहुत ज्यादा है लेकिन उसने इंजेक्शन कम लगाया है, इसका मतलब है कि आपकी हाइपर पोलराइजेशन हाई लेवल पे नहीं होगी, आपका एक्शन पोटेंशियल उस पर ज्यादा हो जाएगा और आपको वो फील होना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, समझ रहे हो? सर ये जो आपने लास्ट दो बातें की ना, ये हाइपरपोलराइजेशन वाली, ये रिपीट कर दें। हाइपर पोलराइजेशन एमन किस, ये तो पता है ना हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? जी सर। मतलब ये कि जब अगर आपका साइटोप्लाज्म -70 से भी नीचे चला जाए तो उसको हाइपर पोलराइज कहोगे ना। एमन मेरे साथ रहो, हम डिस्कशन करते हैं ताकि चीजें जी समझ में आ जाए। जी सर। अच्छा, जी अब एमन मुझे बताओ कि अगर एक साइटोप्लाज्म है न्यूरॉन का, उसका इंटरनल साइटोप्लाज्म -70 मिलीवोल्ट है, और एक और न्यूरॉन है उसका जो है -110 मिलीवोल्ट है, इन दोनों में किस में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना आसान होगा? जिसका ज्यादा हाई है। मतलब देखो, एक पे -70 वन मिलीवोल्ट है, एक पे -70 मिलीवोल्ट है, एक पे -110 मिलीवोल्ट है, इन दोनों में से किस में एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर करना आसान होगा? -110। पक्की बात है, देख लो गलत कह रही हो बेटा। नहीं मा- -70 ना, देखो बेटा, -70। देखो मेरी बात सुनो, एक्शन पोटेंशियल हम कहते हैं किसको, +40 मिलीवोल्ट को। अगर आप +40 मिलीवोल्ट पे आना चाहते हो तो -70 से +40 पे आना आसान होगा, या -110 से +40 पे आना आसान, -70 से आना। है ना? तो इसका मतलब है कि अगर आपका न्यूरॉन हाइपर पोलराइज है, यानी वो -110 पे है, तो वहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए आपको, और एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है पेन, जो दर्द महसूस करे, तो अब बहुत ज्यादा पेन होगा तब जाके वो फील होगा, वरना वो आगे जाके फील नहीं होगा क्योंकि वो हाइपर पोलराइज है। इसलिए हाइपर पोलराइज के दरमियान क्लोराइड और नाइट्रेट के चैनल खुलते हैं और वो आईपीएसपी जनरेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है? जी सर, ठीक है।
बेटा आप लोग समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। चले, अब फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ, ये देखिएगा, ये है हमारे पास एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये है एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। चलिए, अच्छा इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ चैनल्स बना देता हूँ। ठीक है, और कुछ चैनल्स को मैं ऐसा करता हूँ कि रेड से शुरू करता हूँ। और कुछ को मैं शो करता हूँ डार्क ग्रीन से। तीन तीन मैंने शो कर दिए दोनों की। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए ग्रीन वाले। मुझे बताओ ये न्यूरॉन क्या चाहता है, आईपीएसपी या ईपीएसपी? मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो ग्रीन वाले चैनल है, एक सेकंड मैं यहाँ शो करूँ। green channels causes IPSP. Red channels causes IPSP. Sorry, EPSP. EPSP. ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए जरा, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। एक और न्यूरॉन है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से एक और न्यूरॉन आ रहा है और ये रिलीज कर रहा है आपका अब बताएं इन दोनों में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा है, एक्साइटेशन वाले या इनहिबिशन वाले? जी बेटा, कौन से दो न्यूरोट्रांसमीटर? एक्साइटेशन वाले। एक्साइटेशन वाले। तो इस केस के अंदर जो आपका डेंटिस्ट होगा उसको डोज बढ़ाना होगा या कम करना होगा? बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा, ताकि ग्रीन वाले ज्यादा कर दे, ताकि इसको क्या करे वो, ये सारे चैनल ऑक्युपाई कर लेगा। बाज़ औक़ात एक ही चैनल होता है, यहाँ तो मैंने दो चैनल बनाए हैं, एक ही चैनल होता है और दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, याद रखो। यानी एक ही चैनल होता है और दो तरह के न्यूरो, अब ये जैसे कॉम्पिटिशन होती है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पहले अटैच होगा तो वो किस चैनल पे ऑक्युपाई करेगा। तो या बाज़ औक़ात क्या होता है कि चैनल दो होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी दो होते हैं, अलग-अलग में होते हैं। तो ये वेरी करते हैं फ्रॉम साइनैप्स टू साइनैप्स। परहैप्स सारी बातों का निचोड़ ये है कि ये नेट पे फैसला होगा कि क्या एक्साइटेटरी चैनल ज्यादा खुले हैं या फिर इनहिबिटरी चैनल ज्यादा खुले हैं। और एक्साइटेटरी जो है वो इंटरनल साइटोप्लाज्म को पॉजिटिव कराने की तरफ लेके जा रहा है और इनहिबिटरी नेगेटिव की तरफ लेके जाना चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ दोनों चीजें आप सम अप करें तो फैसला होगा। यानी अगर 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 हम कहते हैं कि मोर नेगेटिव वर्सेस लेस पॉजिटिव, तो क्या होगा, आईपीएसपी या ईपीएसपी? आईपीएसपी। बेटा लोग आज खामोश हो, मुझे मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। आप लोग इसमें सवाल करता हूँ आप फौरन जवाब देते नहीं हो। या अगर मैं कहूँ कि लेस नेगेटिव वर्सेस मोर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा आते हैं और नेगेटिव कम हो तो फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होगा, आई मीन ईपीएसपी। आर यू गेटिंग? समझ रहे हो? जी सर। चलो, so this is the story of excitatory and inhibitory postsynaptic potential. Just give me a few seconds, please.
So, मैं एक चीज आपके साथ जरा शेयर करूं। ये एक रिकॉर्डिंग थी, मैंने इसको रोका हुआ है, अब इसको जरा देख ले, पढ़ लीजिएगा। सामने नजर आ रहा है आप लोगों को? Inhibitory synapses and inhibition. The synapses considered so far are excitatory. They tend to excite the postsynaptic neurons and make transmission of the nerve impulse more likely. Other synapses are inhibitory and block transmission, making the generation of a nerve impulse in the postsynaptic neurons less likely. क्या लिखा है? Making the generation of a nerve impulse in the postsynaptic neuron less likely. Less likely. और वहाँ क्या था? More likely. अच्छा, whether a synapse is excitatory or inhibitory, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? Depends upon either the type of receptor presence on the postsynaptic membrane or on the type of neurotransmitter कि वो कौन सा है. In some cases, the same neurotransmitter are used in both excitatory and inhibitory synapses, but the receptors are different. In inhibitory synapses, when the neurotransmitter fits into the receptor, this opens different ion channels. Instead of opening sodium channels, potassium and chloride channel protein are opened. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है अगर आप देखें इसको प्लीज. So potassium ion diffuse out, पोटेशियम बाहर आ रहा है, and negative chloride ion diffuse in, वो अंदर जा रहे होते हैं. तो इसका मतलब पोटेशियम बाहर आने का मतलब क्या है? नेगेटिव, और क्लोराइड अंदर जाने का मतलब भी नेगेटिव. Together this makes the inside of the postsynaptic membrane more negative than usual, a process of hyperpolarization. The more negative potential difference which is produced is called inhibitory postsynaptic potential, IPSP. ये गलती से OPSP लिखा है, IPSP, and it can be as low as -90 millivolt, जैसे कि हाइपरपोलराइजेशन वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ी थी. बेटा समझ गए सब? क्लियर है? सर ये आप रिसेप्टर्स की एग्जांपल दे सकते हैं कि ये कैसे होता है? रिसेप्टर की मतलब समझा नहीं मैं. जी जी रिसेप्टर बिल्कुल. की डिफरेंट होने से कैसे इनहिबिशन होती है? देखो बेटा, रिसेप्टर्स पे अगर आप ब्रेन की तरफ कोई सिग्नल लेके जा रहे हो तो डेफिनेटली वो जो हमारे जो ट्रिगर होंगे स्टिमुलाई, वो यहाँ पे तो जाएंगे, यहाँ तो सारे जाएंगे, ब्रेन की तरफ मूव करेंगे. लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि अगर आप उनके चैनल्स को ब्लॉक कर लेंगे, वो चैनल्स जो कि एक्साइटेशन कॉज कर रहे होते हैं, तो वो जाएंगे तो जरूर, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम होगी, या उसका जो इंटेंसनेस है, शार्पनेस है, वो कम है. तो ब्रेन को अगर कोई चीज शार्पनेस कम मिलती है तो उसको डिकोड भी स्लो करेगा, क्योंकि ब्रेन की तरफ से जो इंपल्सेस आ रही है वो ब्रेन की तरफ से ब्लॉक नहीं हो रहे हैं. असल में रिसेप्टर की तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो सेंसेशन ऑफ पेन जो है वो पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? वो रिसेप्टर से होता है. तो रिसेप्टर को अगर आपने कम ट्रिगर किया तो दिमाग बाद में बताता है कि ये दर्द कम था या ज्यादा था. आप अगर किसी गर्म चीज को टच करते हो तो आपका हाथ फौरन वापस क्यों आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड के एक्शन से? क्योंकि वो इतने कम टाइम पे ब्रेन आपको डिकोड करके बता देता है. उसके बाद आपको फील होता है कि आपको ये चीज गर्म थी, आपको हाथ जल गया, या आपको टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. तो एक्शन पहले होता है, विथड्रॉल आई मीन सेंसेशन पहले होती है, एक्शन बाद में होता है. तो ये बातें हम रिसेप्टर भी तो कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो शार्पनेस है वो कम फील हो रहा है और दिमाग उसी हिसाब से उसको डिकोड कर रहा होता है. यू गेटिंग बेटा? मेरी बात समझ आई? जी सर आ गई. तो ये रिसेप्ट पे तो बात हो रही है. तो दिस इज द स्टोरी बेटा. आज हमने टॉपिक को क्लोज कर दिया है और इंशाल्लाह ताला कल से हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज मसल्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन. सर जी. सर आप प्लीज एक टॉपिक हटा दें मिड टर्म के सिलेबस में से. कौन सा वाला? ये जो अभी पढ़ा है ना हमने नर्वस सिस्टम, ये हटा दें. अरे बच्चा, ये हटा देंगे तो बचेगा क्या? वो तो कुछ भी नहीं बचेगा. यही तो टॉपिक है सर जो 4 टॉपिक ऑलरेडी तो हैं. क्या चीज है? 4 टॉपिक ऑलरेडी तो हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस. अरे बेटा, वो तो जमाना गुजर गया, उसके तो कितने टेस्ट ले गए हम. असल चीज तो ये पढ़नी है अभी. अब मीडियर तो एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, उसमें अगर मैं यही नहीं दूंगा तो मैं 100 मार्क्स का पेपर कहाँ से बनाऊंगा? कुछ है ही नहीं. और बाकी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक थोड़ी. अभी मैं इसके आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा तो कुछ भी नहीं है. थोड़ा सा इसको रिव्यू कर दें. आपको चूंकि अभी नोट्स पूरे नहीं मिले इसलिए शायद आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है. आज मैं आपके साथ PDF शेयर कर रहा हूँ इसका, तो इट विल बी वेरी इजी, डोंट वरी.
ठीक है तुबा? ठीक है सर। हाँ जी यार, जी तुम सही है। तुम अगर ऐसी बात करोगे यार तो फिर तुम्हें क्या गिला करूंगा, क्या हो गया? यू पीपल आर सो हार्ड वर्किंग एंड यू पीपल ऑल आर फोकसिंग। आज सारा नजर नहीं आई, उसने कोई सवाल नहीं पूछा, but she's here I think. चले anyway, thank you very much. So then see you in the next class beta tomorrow. Allah Hafiz. सर जावेद सर। सब लीव नहीं कर रहे हैं, सर आ रहे हैं 5 मिनट में, बात हो गई है मेरी उनसे।
अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, वेलकम बैक बेटा। थोड़ी सी कुछ इमरजेंसी थी, मुझे जाना पड़ा। सो आई एम हियर, आई एम लुकिंग टू आस्क यू। चलिए मुझे पहले ये बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये समझ आ गया आप लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी? फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ साइनेप्सिस। जी बेटा। जी बेटा। आर यू हियर? जी सर, फंक्शनल सिग्निफिकेंस तो समझ में आ गया था, बाकी ठीक है। दूसरा वो जो इनहिबिटरी था वो समझा देगा दोबारा। इनहिबिटरी से मुराद? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। वो बड़ी सिंपल सी बात है। उसमें दो तरह की साइनेप्सिस हमारे पास होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्साइटेटरी साइनेप्स। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जो जो चैनल्स लगे होते हैं, आई मीन जो रिसेप्टर लगे होते हैं, उन रिसेप्टर के साथ मैं अगर आपको इसको इस तरह बता दूं कि दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है कि वो जो है आगे एक्शन पोटेंशियल को रोकने की कोशिश करता है, यानी इंटरनल साइटोप्लाज्म जो है उसको हाइपर पोलराइज करता है, -90 पे लेके आता है। तो -90 से +40 पे जाना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू -70 से +40 पे जाने की। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना आपको ज्यादा सोडियम आयन चाहिए होंगे उसको आप आगे ईपीएसपी जनरेट करने के लिए। तो अगर कोई भी ऐसे हमारे पास आयंस है जो कि एपीएसपी को रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसा केमिकल है, मतलब एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक ऐसे रिसेप्टर पे अटैच होता है जो आगे हाइपर पोलराइज कॉज करे। तो हाइपर पोलराइज का कॉज करने का मतलब ये है कि वो आगे इम्पल्स को रोकने की कोशिश करता है। अब अगर एक वक्त में दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं और कुछ एक्साइटेटरी होती है और कुछ इनहिबिटरी होती है, तो ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में प्लस की तरफ नेट रिजल्ट जा रहा है या माइनस की तरफ जा रहा है। और अगर प्लस की तरफ जा भी रहा है तो क्या वो +40 पे पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। अगर वो +40 पे पहुंचेगा इसका मतलब है कि ये फिर हमारा एक्साइटेशन जनरेट होगी, वरना नहीं होगी। यूशा, समझ रहे हो? जी ठीक। ठीक है, तो स्टे विद मी। मैं आपके साथ दूसरा लेक्चर अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। सर बस आधा दिखा देगा प्लीज, तो ठीक है, थोड़ा सा दिखाएगा। ठीक है। असल में आप लोग थोड़ी पीछे रह गए ना बेटा, मैं चलो कि थोड़ा आगे आप लोग मूव करें। अभी आगे आप लोगों ने और जाना है। सिलेबस थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि आप लोगों की एग्जाम्स की वजह से एक हफ्ता की छुट्टी हुई। सर तो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो भी हैं, आप इनको ग्रुप पे सेट कर दें, हम लोग बाकी उसको अलग से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता ना। अब ये तो खैर इत्तेफाकन अभी ये हुआ कि मुझे थोड़ी इमरजेंसी हो गई, वरना मैं लेक्चर के साथ खुद मौजूद होता हूँ। उस वक्त आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो मैं इसको टैकल कर रहा होता हूँ ना। अगर मेरे एब्सेंट के बाद देखेंगे तो फिर उसका क्या फायदा है? अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे हैंडल करोगे? तो फायदा ये होता है कि मैं आपके सामने हूँ, इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और ये 2-3 लेक्चर है आपके तो फिर हमारी नॉर्मल क्लास पे आ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोग पीछे रह गए थे, इसलिए उसको कंपनसेट कर लेते हैं। आज हम अभी जो नया टॉपिक कर रहे हैं वो मसल्स है। मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सो मच कंफ्यूजिंग, आसान नहीं है। तो प्लीज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। सर ऐसे विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, मतलब ये बस हम्म। आज कल आखिरी क्लासेस हैं, उसके बाद फिर विंटर के 10 से स्टार्ट होंगी फिर जी जी, मुझे क्लासेस। पता है बेटा। तो कल की क्लास भी है ना, कल की क्लास तो है ना, और आज की भी है। Contraction. Usually we have three types of muscles in our body. We classify according to their physiology, three types of muscles. One is called striated muscles.
जिसको आम जबान में हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स वगैरह जो हमारे मूवमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, striated muscles. There's another class of muscles which are called smooth muscles, and you aware about that. We have awareness about this. Smooth muscles normally कहाँ होती हैं? Blood vessels के अंदर, arteriole के अंदर, जो कि vasodilation और vasoconstriction वगैरह करते रहते हैं, या जो आपके ये जो bronchiole है इसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं स्मूथ मसल्स. और तीसरा है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ मसल which is cardiac muscles. ये दोनों मसल जो है स्मूथ और कार्डियक, ये बेटा इनवॉलंटरी होते हैं, not under the control of ROL, involuntary, which are unconsciously controlled. We cannot contract or relax by our own will, so they are autonomic. Autonomic मतलब खुद ब खुद अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. I mean, मैं एक और वर्ड लिखता हूँ इसके लिए, इनर्वेटिव. इनर्वेटिव का मतलब होता है कंट्रोल बाय द ब्रेन अनकॉन्शियसली. जो स्केलेटल मसल्स है हमारे पास, ये वॉलंटरी मसल्स हैं. We can control it by our will. They can be consciously controlled. ठीक है. अच्छा, अगली बात हमारी है कि स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को अगर मैं थोड़ा सा आपको इस पे फर्क बता दूं स्ट्रक्चर वाइज, डायग्राम वाइज, तो स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर कुछ यूं है. मैं जरा स्मूथ मसल पहले बता दूं. ये तकरीबन समवट चिप्टे सेल्स होते हैं और बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, आर्म सेल्स की तरह. और इसके अंदर जो है एक एक न्यूक्लियस मौजूद होते हैं. एक सेकंड बेटा, अगर एक कॉल आ रही है. अच्छा, इसी तरह अगर हम यूजुअली कार्डियक मसल देखते हैं तो या स्ट्राइटेड मसल देखते हैं तो वो उनका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है. आई मीन थोड़ा सा फाइब्रस टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. elongated cells. Anyway, in our syllabus, the most important जो हम पढ़ रहे हैं इसके डिटेल में, ना तो हम स्मूथ मसल पढ़ेंगे और ना कार्डियक मसल पढ़ेंगे. हमारा जो ताल्लुक है वो है स्ट्राइटेड मसल से. तो स्ट्राइटेड मसल्स को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ जो कि ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ. मेरे साथ रहिएगा. जो आपके सामने है और उससे पहले जो मैंने बताए थे वो स्ट्राइटेड मसल थे. स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर इसको स्ट्राइटेड मसल्स कहते क्यों है? व्हाई वी यूज द वर्ड स्ट्राइटेड मसल्स? दिस इज बिकॉज दैट वी हैव सम स्ट्रिप्स ऑन दीज मसल्स. स्ट्रिप का मतलब स्ट्राइशन का मतलब होता है स्ट्राइशन यानी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिप्स. तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक मसल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसके ऊपर मुख्तलिफ बैंड्स हैं, स्ट्रिप्स या बैंड. देखो ये ऑरेंज बैंड्स है, फिर ग्रीन बैंड्स है, फिर पर्पल है. इस तरह इन मसल के ऊपर खास किस्म की स्ट्राइशन होती है जिसकी वजह से इसको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स. और ये हमारे स्केलेटल मसल होते हैं जो कि कॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं. तो चलिए सबसे पहले मसल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. प्लीज फोकस कीजिएगा, ये डायग्राम देखिएगा.
ये पूरा एक मसल का, बाइसेप का या ट्राइसेप समझिए, मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और अगर आप मसल का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये जो लाइनें नजर आ रही है आपको, ये लाइनें असल में मजीद सेल्स हैं, मसल सेल्स है जो कि हम इसके अंदर बना रहे हैं। अच्छा, ये इसके 3D शेप मैंने बनाने की कोशिश की है। ये इसका कटा हुआ हिस्सा है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, इट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इसको अगर आप अंदर से देखते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर सेप्टेशन होती है, पार्टीशन होती है। आप देख सकते हैं ये जो पार्टीशन आपको नजर आ रही है, इसको एक, इसमें से एक को मैंने शेड भी किया है, 2 को शेड किए हैं। तो इनमें हर पार्टीशन को हम नाम देते हैं फेसिका, जो यहाँ दिया है। अच्छा, इस फेसिका के अगर आप देखें तो पार्टीशन के अंदर आपको ये जो ब्लू सर्कल नजर आ रहे हैं, ये सर्कल नहीं है, ये असल में एक एक नर्व फाइबर है। आई मीन मैं अगर आपको इसमें से एक सर्कल को दिखा दूं, जैसे एक को मैं बड़ा बना देता हूँ, चले इसको, तो ये यूं है, पूरा एक सिलेंडर है जो अंदर की तरफ यूं जा रहे हैं सारे, जब तो हमें ये लाइनें नजर आ रही है, तो ये सारे अंदर की तरफ सेल्स है, आई मीन मसल फाइबर है। तो हमने इस फेसिका में जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इस फेसिका के अंदर हमने एक मसल फाइबर को बाहर निकाला हुआ है। ये वो मसल फाइबर है जो आपको नजर आ रहे हैं, यानी एक मसल फाइबर एक एलोंगेटेड सेल होता है, आई मीन मसल फाइबर अच्छा, अब इस मसल फाइबर के अंदर भी छोटे छोटे मजीद डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये भी इसके अंदर पैरेलल रन कर रहे होते हैं। ये पूरा एक बंडल है, स्टक है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये मसल एक फाइबर है, सिंगल एक फाइबर है, और इसको मसल सेल भी कहते हैं, तो फिर सेल के अंदर ये बारीक बारीक मजीद ट्यूब्स किस चीज की हैं। इमेजिन कीजिएगा, मैं आपको एक इमेजिनेशन दे रहा हूँ कि जैसे कि एक माचिस की तीली होती है ना, आपके पास बहुत सारी माचिस की तीलियां हैं और आपने इसके ऊपर एक रबड़ की टाइट शीट चढ़ाई हुई है। तो ये पूरा का पूरा जो रबड़ की जो शीट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल सेल का, और मसल सेल के अंदर जो बहुत सारी आपको माचिस की तीलियां नजर आ रही है, ये ऑर्गेनेल्स हैं इनके, और इसको हम कहते हैं मायोफिब्रिल। तो मैं सबसे एक कुछ 2 इंपॉर्टेंट फीचर पहले आपको बता दूं मसल फाइबर की या मसल सेल की। याद रखो, मसल फाइबर और मसल सेल एक ही चीज होती हैं, यानी वही जो कि आपने न्यूरॉन और सेल के लिए वर्ड लगाया था, यहाँ हम मसल फाइबर या फिर मसल सेल। जी बेटा, सर आप प्लीज एक बार वापस बता सकते हैं कि माइक्रोफिब्रिल कहाँ पे होते हैं? मायोफिब्रिल मसल सेल्स के अंदर जो नजर आ रहे हैं, ये जो देखो, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये जो लाइन नजर आ रही है, ये तो मसल सेल है। उस मसल सेल्स के अंदर ये जो मैंने ऑरेंज, देखो ये जो गोल्डन बनाए हुए हैं, ये मसल सेल के अंदर समझो मायोफिब्रिल ऑर्गेनेल्स है, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं इसके अंदर है। अभी आपको चीजें अभी मजीद आपकी क्लियर होती रहेगी अभी आगे। तो मायोफिब्रिल इज लाइक द ऑर्गेनेल ऑफ द मसल सेल। मसल सेल का नाम है मसल फाइबर, जैसे कि नर्व सेल का नाम था न्यूरॉन, इसी तरह मसल सेल का नाम है मसल फाइबर। और एक मसल फाइबर यानी एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं। अभी आपको फर्दर कंटिन्यू करके बता रहा हूँ, ठीक है? सर ये मसल सेल, ये ब्लू वाले जो आपने वो किए हैं वो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लू वाला जो है ये मसल सेल है एक, और बहुत सारे मसल सेल जो जहाँ ग्रुप होते हैं उसको फेसिका कहते हैं, और बहुत सारे फेसिका आपस में मिलकर एक मसल बनाते हैं। तो ये मसल के अंदर जो सेप्टेशन होती है, पार्टीशन, एक एक बंडल को हम फेसिका कहते हैं, और इस बंडल के अंदर हमारे पास मसल सेल, ठीक है? और सर ये पिक्चर अभी दिखा रहे हैं आप, ये किस चीज का है बेसिकली? क्या चीज? ये मसल, कौन से वाले का? ये क्या स्ट्राइटेड वालों का है? ये स्ट्राइटेड मसल पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ स्ट्राइटेड मसल है, दूसरे नहीं। हम सिर्फ स्ट्राइटेड मसल पढ़ रहे हैं, और ये स्केलेटल मसल कहलाते हैं। बॉडी में जहां जहां वो मसल जिससे मूवमेंट जनरेट होती है उसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं, ठीक है बेटा? सही कवर लगा लेते हैं।
यहाँ दो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मसल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। और दूसरा इसकी लेंथ ज्यादा होती है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएट की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, हमारी बॉडी में दो जगह ऐसी हैं जहां एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होती है और जो कि मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करते हैं या केमिकल फॉर्म करते हैं। एक लिवर और एक मसल। और लिवर और मसल दोनों के अंदर जो न्यूक्लियाई होती हैं वो एक नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं। चाहे वो मसल सेल हो चाहे वो लिवर सेल हो, दोनों में जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो समवट इलोंगेटेड सेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई अभी तक। तो इसका मतलब है सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, थिक मसल है, थिक स्ट्रक्चर है मसल। तो हम मसल से स्टार्ट ले रहे हैं। मसल के अंदर क्या होगा, फेसिका, और फेसिका के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर। एक मसल फाइबर एक मसल सेल। ये यूशा कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? आप कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ डिस्टॉर्शन है क्या? हाँ सर, वो बच्ची ने कोई सवाल पूछा था तो फिर अजीब, मतलब बहुत अजीब सा आवाज आ रही थी। खैर हो अच्छा गया अच्छा सब। अच्छा। फिर मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, मायोफिब्रिल होते हैं। मायोफिब्रिल, अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया ये मायोफिब्रिल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो येलो वाले अभी जो आप देख रहे हैं, दीज आर मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल। चले बेटा, फिर कल यहाँ से इंशाल्लाह ताला पढ़ लेते हैं। तो ये आपकी 30 मिनट की वीडियो रहती है, इसको फिर हम कल क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग भी थक गए होंगे तो ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी, आज थोड़ा सा आप लोगों को सफ़र करना पड़ा बिकॉज देयर वाज एन इमरजेंसी, मुझे निकलना पड़ा। आई थिंक मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। एनीवे, सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।